हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। बच्चों, तो जैसे कि आप जानते हैं हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक आज, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस हमने देख लिए, जिसमें से एक फंक्शन कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट है सबऑर्डिनेट्स का, ताकि वो सही अमाउंट में सही इंफॉर्मेशन, टाइमिंग, क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ आपस में जो है जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स के हो, पर्सनल के हो, वो क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये सारे एक्शंस को, सारे मूवमेंट को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। Now there is a need for coordination at all levels। अब याद रखना, जब भी हमें ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ना, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं होती है बच्चों, यानी कि मैनेजर्स के बीच में होना चाहिए या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए। ये हर एक लेवल पर इसकी ज़रूरत है, राइट फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Now it is required in every function of management। अब लेवल्स के अलावा हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन तो हमारा है ही ऑलरेडी, कंट्रोलिंग है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, डायरेक्शंस है। ये सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। ना कोऑर्डिनेशन का एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में? सो बेसिकली इट रेफर्स टू इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शंस। देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स, जो हमने ऑलरेडी देखा है। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है लोअर के साथ, लोअर कोऑर्डिनेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में। Now, coordination is the essence of management. There is a need for coordination in every function of management। हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो ये एक डायग्राम है जहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, हर एक स्टेज पर, हर एक फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ना सबसे पहले शुरू करेंगे प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में। तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, इसका मतलब होता है हमारा प्लानिंग। अब यहाँ पर प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स प्लानिंग के लिए कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल के साथ, और सिमिलरली मिडिल लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ में, क्योंकि प्लानिंग, हर किसी को प्लानिंग करने के लिए इन्वॉल्वमेंट इनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क, जहाँ पर हमने प्लान कर लिया, अब काम को क्या करते हैं? बांट देते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में डिफाइन करते हैं, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, establishing relationships to accomplish objectives। there is a need for coordination in organizing। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी टॉप लेवल जो है कोऑर्डिनेट करता है मिडल से, मिडल कोऑर्डिनेट करेगा सारी एक्टिविटीज़ के लिए लोअर से, लोअर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टाफिंग का मतलब होता है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्टाफिंग के फंक्शन में, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर एग्जांपल हमने प्लानिंग किया है कि हमें 10 लोग और लगेंगे एक नई ब्रांच ओपन करने के लिए, तो वो कोऑर्डिनेशन आपका आपके स्टाफिंग से होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको 10 लोगों को रिक्रूट करना है, वो 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टाफिंग के पास भी होनी चाहिए। एक बार एक एम्प्लॉय सिलेक्ट अगर हो जाता है, उसको एक सूटेबल जॉब मिलती है, तो उसके जो भी एफर्ट्स है वो कोऑर्डिनेट होते रहने चाहिए विद दोज ऑफ अदर्स डूइंग रिलेटेड एक्टिविटीज इन द डिपार्टमेंट। किसी एक को हायर किया, समझ लीजिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमने हायर किया, एक नए को और हायर किया हमने, तो जितने सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं ये भी वही काम करेगा, इसके लिए कोई दूसरा काम नहीं होने वाला है। तो वो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है उनका आपस में। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो कम्युनिकेशन रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है मैसेजेस को ट्रांसफर करना एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर सुपीरियर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ अपने सबऑर्डिनेट के साथ में। लीडिंग एंड कोऑर्डिनेशन। लीडिंग का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जहाँ पर आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को कि वो आपके साथ में आपके दिए गए गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करें। अब यहाँ पर एक लीडर का कोऑर्डिनेशन अपने सबऑर्डिनेट के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही होता है वो उनको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो बिना कोऑर्डिनेशन के वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। मोटिवेशन या फिर मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो मोटिवेशन एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए, और उसके बदले हम उन्हें मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है।
कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग का मतलब होता है आप हर एक परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, जो प्लानिंग की है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इनको क्या कर रहे हो आप, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पर जब मेजर करते हो तो पहले हमने क्या काम किया था वो हमको पता होना चाहिए, यानी प्लानिंग में क्या सोचा था और जो रिजल्ट आया है उसमें हमें क्या मिल रहा है। तो कोई गैप है तो वो डेविएशन को आप फाइंड आउट करके करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। Next is coordination and decision making. तो decision making refers to identifying a set of alternatives and then selecting the best alternative. यहाँ पर आपने क्या किया है, कई सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रखे हैं और उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब ये बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ डिसीजन इज टेकन बाय अ डिपार्टमेंट देन द मैनेजर शुड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जब एक डिसीजन लिया जाता है एक डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैनेजर जो है वो सारी एक्टिविटीज को अपने सबऑर्डिनेट से रिलेटेड क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है उस दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में जहाँ पर कहीं किसी तरीके का डिसीजन लिया गया है। तो बेसिकली इस तरीके से सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है डिवाइसेस और मेथड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो डिवाइसेस या मेथड्स क्या हम इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। सबसे पहले आता है हमारा कमिटी। कमिटी का मतलब होता है जहाँ पर कई सारे इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जो एक साथ आते हैं, एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एक इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं और मिलकर सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करने आते हैं, उस प्रॉब्लम को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन भी बनाने आते हैं। कमिटीज़ जो होती है बेसिकली कोऑर्डिनेशन लिंक होती है या कोऑर्डिनेटिंग लिंक होती है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक कमिटी जो कि इन्वॉल्व करती है रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग डिपार्टमेंट से, दे सर्व एज अ मीन्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। हमने एक कमेटी बनाई है, अब ये कमेटी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट से ली गई है। उसमें से 2 लोग मार्केटिंग के होंगे, 2 फाइनेंस के, 2 HR के। तो अलग अलग फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हमने क्या किया है, लोगों को इन्वॉल्व किया है और मिलाकर एक कमेटी बनाई है, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये कमेटी क्या करे, उसके ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है कोऑर्डिनेशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो पहला मेथड है हमारा कमेटी। दूसरा मेथड है हमारा लिएजन ऑफिसर। लिएजन ऑफिसर एक लिंक होता है बिटवीन वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी यूनिट्स है सबके बीच में ये एक लिंक बनता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ ये ऑफिसर ही वर्क्स ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द कमिटीज एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। ये कमिटीज के जैसा ही ये ऑफिसर जो है वो काम करता है। दे सर्व एज अ वाइटल लिंक अमॉन्ग यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, सप्लायर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। They are used when the top executives are too busy to coordinate the activities of various department. अब ये लिएजन ऑफिसर का काम तब आता है जब टॉप लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव ज़्यादा बिजी है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। However, the liaison officer cannot be perfect substitute for coordinating the activities on behalf of the executive. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बिहाफ पे जो डिसीजन ले वो सही ही होगा। तो ये सिर्फ उनके बदले उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग हो ये ज़रूरी भी नहीं है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी ज़रूरी है सारे एक्टिविटीज़ को इंटरलिंक करने के लिए। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए हर एक लेवल पर, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर एक लेवल पर क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स भी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा ही आसान होना चाहिए। Good communication system avoids the problems of misunderstanding in the organization and in turn helps to coordinate the activities more easily and effectively. तो यहाँ पर एक अच्छा communication system ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके की misunderstandings को और confusions को avoid किया जा सके। Next is negotiation. तो negotiation एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर different groups and units को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के जैसे यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन्हें रिजॉल्व कर पाएँ। अब नेगोशिएशन के 3 मेजर टाइप्स है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, जहाँ पर नेगोशिएटिंग पार्टीज नेगोशिएट इन सच अ मैनर दैट वन ऑफ द पार्टीज विन एंड द अदर लूजेस। यानी कि ये जो सिचुएशन होती है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में, तो यहाँ पर आप याद रखना, इसको आप याद कैसे करेंगे, एक ही वर्ड में अगर याद करना हो तो, जैसे कि हमने वो एक गाना सुना है ना, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। तो ये विन और लूज वाली सिचुएशन होती है। एक अगर जीतेगा तो दूसरा ज़रूर से यहाँ पर क्या होगा, हारेगा। तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। एक डिस्ट्रीब्यूटिव, जीत और हार हमने बांट दी है, डिवाइड कर दी है।
दूसरा इंटीग्रेटिव यानी कि मिलाना, वेयर ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएशन बेनिफिट, तो ये होता है हमारा विन विन सिचुएशन, तू भी जीते मैं भी जीतूं, दोनों मिलकर जीते. Attitudinal structuring, where the attitudes of conflicting parties are structured in the negotiation process. Through effective change in the attitudes, the conflict in interest may disappear. It may result in a win-win situation. It can also act as an effective means of coordination. तो यहाँ पर हम जो conflicting parties है उनका इंटरेस्ट इस तरीके से बदल रहे हैं, उनका एटीट्यूड ऐसे चेंज कर रहे हैं कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो और दोनों को बुरा भी ना लगे. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन. अब आप बोलोगे यहाँ भी विन विन है, यहाँ भी विन विन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएशन को बेनिफिट होता है. यहाँ पर हम ऐसा फैसला ले रहे हैं कि सारे पार्टीज को फायदा हो, लेकिन एटीट्यूडिनल में हम क्या करते हैं, हम उनके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. किसकी, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनके इंटरेस्ट को, उनके एटीट्यूड को चेंज करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूज्ड व्हेन देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम कोऑर्डिनेशन में यूज करते हैं जब कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. हर एक प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया जाता है उनके प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू, और आपस में सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. The project manager coordinates the activities of various functional specialists drawn from various departments such as production, finance, engineering, marketing and sales, and the project manager has to manage interdepartmental employees. अब ये project manager जो है ये अलग अलग क्या किया गया है, फंक्शन से लिया गया है. अब इन्हें अपने डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना भी ज़रूरी है. ऑन द सेम पेज दे हैव टू बी विद द पीपल फ्रॉम द सेम लेवल जो यहाँ से हमने लिया है. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड सिस्टम. एक प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम भी ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन रखने के लिए. अब ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है इट मस्ट रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसको इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस दोनों के लिए होना ज़रूरी है. इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी ग्रुप इंसेंटिव्स एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल इंसेंटिव्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस. सिर्फ बेटर परफॉर्मेंस के लिए ही आप लोगों को क्या नहीं देंगे, सिर्फ बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें इंसेंटिव्स नहीं देंगे, बल्कि आप उसके अलावा उन्हें ग्रुप को भी क्या करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे. Now, in the presence of a suitable reward system, the superiors would be in a better position to coordinate the activities of their subordinates. एक suitable reward system के अंदर क्या होना चाहिए, superiors को एक अच्छे पोजीशन पर होना चाहिए ताकि वो ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सके अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ देयर मस्ट बी क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. यूनिटी ऑफ कमांड में जहाँ पर लाइंस ऑफ अथॉरिटी क्लियर होना चाहिए कि कौन किसका बॉस है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा. Superiors must be given adequate authority to coordinate the efforts of their subordinate. Subordinates should be made clear as to whom they should report. आपको किसको रिपोर्ट करना है आपको पता होना चाहिए. In other words, there must be proper unity of command, and it means that to effectively coordinate the activities of the people in the organization. एक बॉस होना चाहिए जो जिसको आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है. इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के पास में. सेकेंड, क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. कंपनी के रूल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर, ये हर किसी को क्लियर होना ज़रूरी है. अ गुड डील ऑफ क्लैरिटी फैसिलिटेट्स प्रॉपर डायरेक्शन एंड कंट्रोल. अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप सही डायरेक्शन में काम कर सकते हो. आपको बार बार किसी को अप्रोच करने की या किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Now, it also acts as a means to coordinate effectively the activities of people in the organization. Now, in the absence of clearly defined objectives, policy, procedure and rules, superiors may find it difficult to provide the right direction and coordination of activities may become difficult. अगर objectives, rules, policies, procedures, system नहीं पता होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हर कोई यहाँ पर जा जाकर सुपीरियर का दिमाग खाता रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, बताओ. बट अल्टीमेटली ये भी एक सोर्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें एक सही कोऑर्डिनेशन जो है वो मिलता है. क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन. अब एक सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन का क्या क्राइटेरिया हो सकता है. नाउ इन ऑर्डर टू कैरी आउट द असाइन्ड टास्क सक्सेसफुली, एम्प्लॉइज मस्ट बी सक्सेसफुल इन कोऑर्डिनेटिंग विद देयर टीम मेंबर्स. यानी कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो कोऑर्डिनेशन के थ्रू सारा काम जो है वो आसान हो जाए तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, एम्प्लॉइज मस्ट बी सक्सेसफुल इन कोऑर्डिनेटिंग विद देयर टीम मेंबर्स. कोऑर्डिनेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है. Now, Mary Parker Foley has advocated 4 important principles which are to be considered for effective coordination. Effective coordination के लिए 4 important principles बताए गए हैं. सबसे पहला है principle of early beginning. Now, under this
प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन शुड बिगिन एट एन अर्ली स्टेज ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन सबसे पहले स्टेज पर ही शुरू हो जाना चाहिए। अगर इफ कोऑर्डिनेशन इज फॉलोड एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, देन नॉट ओनली राइट प्लान्स वुड बी फ्रेम्ड बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अगर पहले ही फ्रेम कर लिया, प्लानिंग के पहले ही आपने कोऑर्डिनेशन को स्ट्रांग बना दिया, तो आगे जाकर आपके लिए रास्ते जो है वो आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैनेजर्स नीड टू हैव डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद देयर सबॉर्डिनेट्स। तो मैनेजर को यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत होती है? पर्सनल कॉन्टैक्ट अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ होना जरूरी है। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग नॉट ओनली गुड रिलेशंस बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स, बट इट ऑल्सो हेल्प्स द सुपीरियर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इससे सिर्फ अच्छे रिलेशंस बिल्डअप नहीं होते हैं दोनों के बीच में, लेकिन उसी के साथ साथ में सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो है उस एक्टिविटी को, उस टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, जिसका एक प्रोडक्टिव रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने आज कोऑर्डिनेशन किया है, कल जरूरत नहीं है, काम समझ में आ गया, आप टाटा बाय बाय कर लेना है। नहीं, आपको कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट टिल द टाइम यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट टिल द टाइम योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, coordination has to be there. Now, as long as the organization exists, there would be activities, and as long as there are activities in the organization, there is a need for coordination. तो जब तक organization है, coordination रहेगा, जब तक coordination है, organization चलते रहेगी. Also, the coordination should be throughout the management process. तो throughout जो management process है, तब तक coordination चलते ही रहेगा. The fourth principle says that principle of reciprocal relations. Actions or decisions of the various persons or departments in the organizations are interrelated. एक का decision, एक का action दूसरे department के ऊपर भी उसका impact हो सकता है. Positive decision होगा तो positive होगा, negative decision होगा तो negative impact होगा. For instance, decision of marketing people can affect the working of production department. Marketing वालों का जो भी decision होगा उसका impact production department पे होगा. जहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन लेता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ही मे हैव टू कंसिडर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ सच डिसीजंस ऑन अदर पर्सन्स इन हिज डिपार्टमेंट एज वेल एज इन अदर डिपार्टमेंट. मार्केटिंग मैनेजर को पता है जो भी एक्टिविटीज होने वाली है उसका मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसका इम्पैक्ट मेरे डिपार्टमेंट पर तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट और उसके लोगों के ऊपर भी हो सकता है. अब ये चार प्रिंसिपल जो मेंशन किए हैं, इन चार के अलावा भी मैनेजर मस्ट ऑल्सो कंसिडर सम अदर प्रिंसिपल. तो वो दूसरे प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. For coordination to be effective, there must be effective communication throughout the organization. ये कैसा प्रिंसिपल है जो बोलता है throughout the organization, चाहे हर एक डिपार्टमेंट में हो, चाहे हर एक लेवल में हो, चाहे हर एक फंक्शंस में हो, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होना जरूरी है. प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है टू क्लियर एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव बने. प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. नाउ देयर मस्ट बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन. हर एक लेवल पर मैनेजर्स जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, सुपीरियर्स जो है वो रिस्पेक्ट करे फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स. तो सिर्फ अपने ही लेवल पर आप मैनेजर हो, दूसरा लेवल पर जो इंसान है वो भी मैनेजर है, सिर्फ इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट मत करो. रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल होनी चाहिए आप दोनों की एक दूसरे के लिए, प्लस उन लोगों के लिए भी जो आपके अंडर काम करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन. तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन या फिर लाइन ऑफ कमांड मस्ट बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन. एट ईच लेवल द सुपीरियर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट. हर एक लेवल पर सुपीरियर क्या कर रहा है? अपने सबऑर्डिनेट की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है. तो यहाँ पर एक प्रॉपर चेन जो है वो फॉलो होनी चाहिए स्केलार चेन में. आप जो है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करोगे, आप डायरेक्टली उसके बॉस से बात नहीं करोगे. अगर आपको कुछ भी कन्वे करना है तो आप डायरेक्टली अप्रोच करो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, फिर आपकी बात आगे ऊपर वो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर तक पहुँचाएगा. इस तरीके से स्केलार चेन जो है वो फॉलो होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी होना आपको ज़रूरी है. ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो. ये जो क्लैरिटी होती है ऑब्जेक्टिव्स की, इट इज़ गोइंग टू हेल्प टू कंडक्ट द एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एंड कोऑर्डिनेशन कैन ऑल्सो बी ईजियर एंड इफेक्टिव. और इससे कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा ईजी और इफेक्टिव हो जाता है अगर आपको एक क्लैरिटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको अचीव क्या करना है. तो यहाँ पर जो है बच्चों अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस है हमारे जो हमें दिए गए हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक्स के बेसिस पर. तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है. ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं.
अब हम करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है, इन 1930s डैश कॉइन्ड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन वन वर्ड, पोस्टकॉप। पोस्टकॉप क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड योर बजटिंग। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लूथर गुलिक ने। नाउ डैश मीन्स टू कॉन्फर और टू ट्रांसफर और टू असाइन। असाइन यानी कि काम किसी को दे रहे हैं तो वो होता है डेलीगेशन। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ रिक्वायर्ड। तो कंट्रोलिंग जो है उसे हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम परफॉर्मेंस को प्लान क्या किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसको मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। डैश रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो होता है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि हमारा काम सही से चलता है या नहीं। डैश वॉज डेवलप्ड बाय ड्यूपॉन्ट कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ स्केड्यूलिंग। तो वो CPM इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ डैश टेक्निक एनालाइजेज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट आएगा तो ब्रेक इवन एनालिसिस याद रखना है। डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इट इज कोऑर्डिनेशन। A dash officer acts as a link between various units or departments of an organization, so that is a liaison officer. In case of dash, all the parties experience a win-win situation. The win-win is integrative negotiation. As long as organizations exist, coordination takes place. This is reflected in the principle of जब तक organization है तब तक coordination रहने ही वाला है. This is principle of continuity. Now state whether the following statements are true or false. In case of delegation, the employee is free to either accept or reject the authority delegated to him. Of course, it is true. वो reject भी कर सकता है, accept भी कर सकता है. Second, by delegating authority to subordinates, the superior is free from corresponding authority. So it is false. The control must be suggestive. True. The purpose of management orders is scheduling of management activities. मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को शेड्यूल नहीं कर रहे हैं हम, ऑलरेडी की हुई एक्टिविटीज़ का ऑडिट कर रहे हैं, तो आंसर इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। सुपरविजन एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर्स कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द सबऑर्डिनेट्स। ऑफकोर्स अगर आप किसी को मॉनिटर कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, सो द स्टेटमेंट गिवन हियर इज फॉल्स। सेल्फ कंट्रोल मीन्स सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल। ट्रू, यानी कि आप खुद अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। Principle of early beginning implies that the process of coordination should begin at an early stage of managerial process, which is true. Coordination multiplies individual contribution. True. Reporting and budgeting can be treated as controlling function. Reporting और budgeting को controlling function में count किया जा सकता है. There must be unity of command for effective coordination. Of course it is true. यानी कि एक बॉस ही तुमको कमांड करेगा, आपको किसको रिपोर्ट करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए. Finally we have मैच द कॉलम. नाउ अंडर मैच द कॉलम सबसे पहले आता है हमारा स्टाफिंग. तो स्टाफिंग का आंसर क्या होगा? इट विल बी सी, दैट इज प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. नेक्स्ट इज योर डेलीगेशन. डेलीगेशन आता है फॉर्मल अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स. कंट्रोलिंग होता है आपका, कंट्रोलिंग जो होता है हमारा वो होता है फॉर्मल अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स हो गया. बजट का हमारा आंसर हो जाता है एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. तो हमारा सी हो चुका है, ई हो चुका है, डी हो चुका है, अब बचा बी और ए. तो हमारा MBO जो है वो हमारी कंट्रोलिंग टेक्निक है और कोऑर्डिनेशन जो है उसमें से एक हमारा मेथड या डिवाइसेस होती है जो कि हमारी कमिटीज़ होती है. ओके, नेक्स्ट इज PERT, PERT, PERT हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आपके PERT का बी हो गया. सेल्फ कंट्रोल ब्रेक इवन पॉइंट का नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है. नेगोशिएशन प्रोसेस इज़ बेसिकली एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए किया जाता है. स्केलार चेन में आता है हमारा लाइन ऑफ कमांड. और सेल्फ कंट्रोल जो होता है बेसिकली वो हायर लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है. तो इस तरीके से हमारा मैच द कॉलम का सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ नीचे जो है वो मेंशन किया है. सो इसी के साथ साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 का कंप्लीट होता है. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.